क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल है? सर आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं डिवोर्स केस बढ़ने के? लड़का कोई पैसे धोने की मशीन नहीं है। जो कानून है वो वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा है, पुरुषों के पास कोई अधिकार नहीं है। लड़की फर्जी केसेस दाखिल करती है, उसको पता होता है मेरे पति का स्टेटस नहीं है, उसकी भाभी बहुत अच्छी थी, माँ बहुत अच्छी थी, पर तुम सबको फंसा देते हो। तो लंबे लंबे केसेस चलते हैं, प्रोसेस लंबा चले, लंबी फीस आए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं एडवोकेट के पास जाने से डरते भी हैं कि भाई केस क्लाइंट हार गया, वकील को क्या फर्क पड़ेगा। कभी वकील ये नहीं कहता है कि हमें ठगने पे बैठे हैं वो आपसे। आप निश्चित रूप से टारगेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पे डिवोर्स केस होते हैं? कि अगर लड़की चलाने पे आ जाए तो कोई भी रिश्ता चला सकती है, और अगर तोड़ने पे आ जाए तो किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सर क्या हस्बैंड का फ़ोन चेक करना भी क्राइम है? नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज हम अपने पॉडकास्ट में उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जिन पे चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन का जिक्र नहीं होता। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट शशांक बाजपाई, जो तमाम मुद्दों पर हमसे बात करेंगे। सर वेलकम टू द शो। धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहले आपकी लीगल जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। श्वेता जी, लीगल जर्नी व्यक्ति की बहुत इंस्पायरिंग तब होती है जब उसको लगता है कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कार्य करना है। मेरे बचपन से एक सपना था। मैं कभी जब क्लास 6 में पढ़ता था तो भी लोग कहते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ। 12th में आया तो भी एडवोकेट बनना चाहता हूँ। आज के 20-25 साल पहले लोग कहते थे कि एडवोकेट बनना मतलब तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, इसलिए एडवोकेट बनना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, मेरा मन है कि मैं एडवोकेट बनूं। जब मैं आया इस प्रोफेशन में, उसके पहले मैंने कई मेरी किताबें हैं जिसमें मैंने लिखा शशांक बाजपाई कल मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा। ठीक है, एडवोकेट बना। एडवोकेट बनने की जो जर्नी है, उस जर्नी के बाद पिताजी ने मुझे कहा कि तुम प्रैक्टिस करने का जो तुम्हें सौभाग्य है बेटा, तो मैंने जीवन के प्रथम दिन से अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट की। कहीं जिला न्यायालय नहीं गया, कभी उच्च न्यायालय नहीं गया, कभी सीधे उच्चतम न्यायालय से गया, फिर आज देश की हर कोर्ट में मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला। श्वेता जी, इस जर्नी में सबसे बड़ी बात थी, मैं शुरू से एक बात जब देखता था, पिताजी के साथ कभी जाता था, परिवार के साथ जाता था, लोगों से मिलता था, कि समाज का एक ऐसा तबका जो बड़ी आशा से, बड़े सम्मान से जिनको देखता है, वो अधिवक्ताओं को देखता है। उसके मन में एक प्रेरणा होती है, चाहे वो देश के बड़े राजनेता रहे हों, निश्चित रूप से वो अधिवक्ता रहे, दुनिया के जो सबसे बड़े राजनेता रहे वो भी अधिवक्ता रहे। ऐसी क्या खासियत है? तो एक खासियत जो उसमें आई मेरे मन में शुरू से थी कि जहां आप एक नियम को बनाते हैं, बनवाते हैं, सपोर्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा एक व्यक्ति के जीवन को एक प्रेरणा, एक न्याय की दिशा में अग्रसर करते हैं। आज जब मैं एडवोकेट बना, लोगों के लिए काम करता हूँ, कई लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है, कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं, और मैं लोगों के हृदय में जब पहली बार मिलता हूँ और वो पहली बार मिलके ऐसी बातें मुझे बताते हैं जो मुझे उन्होंने किसी को नहीं बताई होती हैं, तो मतलब आदमी दुनिया का सबसे ज़्यादा विश्वास कहाँ करता है? एक एडवोकेट के ऊपर करता है। जब वो पहली बार आता है अपना मुकदमा लेके, देखिए ये मेरा बाजपाई जी मुकदमा है, इसमें ये कमियां रह गई, फिर आप उस मुकदमे को आगे ले जाते हैं। तो इंस्पायरिंग जर्नी रही, हाँ। एक कमिटेड जर्नी रही, हाँ। एक मेहनत की, हाँ। बहुत मेहनत करने का मुझे मौका मिलता है, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, और बड़ा एक ऐसा चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें आपको रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं, रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, रोज़ नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। श्वेता जी, एक चीज़ और मैं अपने हृदय में आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत जैसा देश जो न्याय प्रधान देश रहा है, पर धर्म और न्याय को लोगों ने एक तारसंगत श्रेणी में रखा है, वहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान अगर, क्योंकि एक चीज़ आप पास में आके देखिए, दुनिया के जो बड़े लोग थे वो कहाँ आए? बड़े बड़े लोग भारत में आए, किसके लिए? शांति की तलाश में, धर्म की तलाश में, न्याय की तलाश में, बड़े बड़े फिलोसफिकल ग्रंथ लिखे गए। तो भारत दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ था, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ था, उसका कारण था उसकी न्याय के प्रति, धर्म के प्रति खोज, और उस खोज के बाद उसकी प्राप्ति कराना। और उस फील्ड में निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ, आज देश के कुछ सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली, सबसे उच्च कोटि के वक्ता, उच्च कोटि के राजनेता, सफल एंटरप्रेन्योर्स निश्चित रूप से भारत के अधिवक्ता रहे। और अधिवक्ताओं का जो सफ़र है वो निश्चित रूप से मानसिक सफ़र है, और उसमें उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव, अवसर, सुअवसर, अपॉर्चुनिटी, पूरी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। एक छोटी सी जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एक देश के बड़े अधिवक्ता अरुण जेटली रहे, उन्होंने मौका मिला, बहुत सफल अधिवक्ता भी रहे, उसके बाद 40 में एकदम राज्यसभा जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, 15 साल राज्य की सेवा करते हैं, फिर वकालत में आते हैं।
दूसरा एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है भारत में, तुषार मेहता जी जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं इस टाइम। इस एक दशक है उनका, उन्होंने जिस मेहनत से इस भारत सरकार को डिफेंड करने का उनको मौका मिल रहा है, जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया 11 साल में इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज एक 75 वर्ष के 76 वर्ष के भारत के इतिहास में सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सॉलिसिटर जनरल है। और हर मुकदमे पे पैरवी करना, तैयारी करना, क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक का सफ़र, समय नहीं होता है। आपके पास सब कुछ होता है, समय नहीं होता है। और समय का ना होने का कारण क्या होता है? आपके मन में होता है कि हम लोगों के लिए कितना अच्छा कर सकें, राज्य के लिए, सरकारों के लिए, परिवारों के लिए, न्याय के लिए कितना अच्छा कर सकें। तो अधिवक्ता का सर सोच तो अच्छी है कि लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकें, लेकिन लोग कहीं ना कहीं एडवोकेट के पास जाने से डरते भी हैं, बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं है। श्वेता जी, ये बात आज मैं आपके शो में आया हूँ और बड़े मन से आपने मुझे कही है। मैं निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है शायद सबसे ज़्यादा लोग एडवोकेट के पास ही जाते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते। जाना कोई नहीं चाहता। देखिए, अस्पताल कोई नहीं जाना चाहता, वकील के पास कोई नहीं जाना चाहता, और जाना भी नहीं चाहिए अगर परेशानी में जा रहे हैं। पर अगर आप परेशानियों के पहले अच्छे अधिवक्ता, आपके एडवोकेट्स आपके दोस्त हैं, अच्छे डॉक्टर्स आपके दोस्त हैं, कभी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। अच्छे लीगल एडवाइज़र आपके साथ हैं तो आपके जीवन में समस्याएं कभी नहीं आएंगी। समस्याएं आती कब है? जब आप उनकी तैयारी नहीं करते हैं, गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां जानबूझ के नहीं होती, कभी अनभिज्ञता में हो जाती हैं। आपको पता नहीं होता है कि गलती है या नहीं गलती है, तो उस बात को कभी इग्नोर करिए। सर, आपकी लाइफ में अब तक सबसे टफ केस कौन सा है? ये बहुत चर्चित, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे टफ केस कौन सा है? बहुत सारे केसेस ऐसे रहे जो बहुत टफ थे, जहाँ पे मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये न्याय की लड़ाई है और हमें लड़नी है। और न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई में सबसे बड़ा साथ होता है कि आपके क्लाइंट का आप पर विश्वास हो, और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं कभी कभी लंबी हो जाती हैं, तो लोगों का धैर्य टूटने लगता है। धैर्य ना टूटे। एक बड़ा अच्छा मुकदमा आया था मेरे जीवन में, और वो मुकदमा में 2-3 मुकदमे हैं, पर वो मुकदमा क्योंकि अब डिसाइड हो चुका है, बड़ा चर्चित मुकदमा था कि मैं नई वकालत में था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा, वो व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है मेरा मुकदमा है। और मैंने कहा क्या है मुकदमा? गर्मी की छुट्टियाँ थी, तो मुकदमा ये था, उसने सोना बैंक में रखा था, और बैंक से जब सोना लेने गया, सोना उसने ले लिया, और सोना लेने के बाद जो उसका कर्जा था 1.25 लाख रुपए का, उसने कर्जा दे भी दिया, उसने वापस कर दिया। बाद में उसके खिलाफ FIR हो गई, तुमने जो सोना रखा था वो सोना नकली था। उसने कहा साहब, हम इतने छोटे आदमी थे, 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रख के, और अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं परेशान हूँ। नई वकालत थी मेरी, 2-3 साल का वकालत थी। मैंने कहा चलो अब जो होता है हमारे, उसने कहा मेरे पास लड़ने के भी पैसे नहीं है मुकदमा। तो हमने कोई बात नहीं, मुकदमा लड़ने हमने पिटीशन बनाई, हमने रात में पिटीशन बनाई, सुबह लगाई, सुबह अलाउ ही। उस इंसान को उस दिन 40-45 मुकदमे कोर्ट में लगे थे। जिन 2 मुकदमों में न्याय मिला, या जिन 2 मुकदमों की सुनवाइयों के रिलीफ मिला, न्याय तो सभी मिलता है, उसमें से एक मुकदमा था। तो हमें फिर मन में विश्वास आया कि सच में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जो न्यायाधीश के रूप में परमात्मा का जो वास होता है, कभी कभी उनको लगता है कि इसके संग अन्याय हो गया, उसको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलता है। और जब न्याय मिलता है, तो आपको मैं हृदय की बात बता रहा हूँ, जो क्लाइंट को खुशी होती है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी अधिवक्ता को होती है, क्योंकि एक बहुत पर्सनल रिलेशंस होते हैं। आप चाहती हो कि, लोग लगते हैं कि भाई केस क्लाइंट हार गया, वकील को क्या फ़र्क पड़ेगा, हर मुकदमे में आप पर्सनल नहीं हो सकते, पर खुशी जरूर होती है जब मुकदमा आप हारते हो। लोग कहते हैं कानूनी दांव पेच हैं, कानूनी प्रक्रियाएं बहुत कठिन हैं, पर प्रक्रियाएं कठिन नहीं हैं। प्रक्रियाएं बहुत सहज सरल हैं, बशर्ते आपको किसी विधि विशेषज्ञ जो उसकी जानकारी हो, वो आपके साथ होना चाहिए। लेकिन सर, इन प्रक्रियाओं को कठिन बनाने वाले भी तो एडवोकेट ही होते हैं ना, जो लंबे लंबे केसेस चलते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल बनाने का काम भी तो लॉयर्स ही करते हैं, कि प्रोसेस लंबा चले, लंबी फीस आए बहुत, और कहीं ना कहीं होता है ना कि उनकी तो फीस बन रही है, बट लोगों का टाइम जा रहा है, लोग उस मेंटल हैरेसमेंट से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोसेस को लंबा करने का काम भी तो एडवोकेट ही करते हैं। श्वेता जी, इसका तो बहुत अच्छा आप सवाल भी अच्छे हैं, जवाब भी इसके अच्छे ही होने चाहिए। आप निश्चित रूप से टारगेट करके क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो मैं टारगेटेड आंसर नहीं देना चाहता आपको। वकील कभी नहीं चाहते मैं बहुत ज़्यादा आम परसेप्शन की बात कर रही हूँ सर, इसीलिए कह रहे हैं आपको, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आप सवाल पूछ रही हैं। उस जवाब को भी बड़े ध्यान से सुनिए आप। वकील कभी नहीं चाहता कि उसको बहुत ज़्यादा फीस मिले, वकील कभी नहीं चाहता उसका मुकदमा बहुत लंबा चले। अच्छे वकील ये चाहते हैं कि आपका मुकदमा आए और तत्काल लाभ मिले उसको, और आगे हम अगला दोबारा मुकदमा करें, दूसरे मुकदमे करें। उनके पास टाइम नहीं होता है। जब गलतियां हैं, चीज़ें हैं, एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पालन करने में जो समय लगता है, वो उपयुक्त समय कोर्ट में लगेगा। दूसरी, हमारी न्यायपालिका में जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि भाई मैं मुकदमा जहाँ हार गया तो वो अपील करेगा, जो जीत गया उसके अगेंस्ट अपील होगी, तो वो मुकदमा लड़ेगा।
एक मुकदमे का एक टाइम फ्रेम है। अगर आज आप देखती हैं भारतीय कानून व्यवस्था, आज श्वेता जी मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो इस भारत के इतिहास में शायद अगर आप रिसर्च भी करेंगी तो मिलेगा। हर चीज़ का एक युग होता है। तो ये न्याय का युग चल रहा है। क्यों चल रहा है न्याय के युग में? जिस परिवर्तन को आप देख रही हैं, अब आप मेरे चश्मे से देखिएगा, मेरी तरफ से देखिएगा, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 150 सालों में भारत के न्याय के तीनों बड़े एक्ट जो थे, CRPC, CPC और एविडेंस, वो बदले गए, आज तक नहीं बदले गए थे। भारत में पूरा GST टैक्स लॉ नया आया 2016 में, जो नहीं था। आज भारत के आसपास देश, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मल्टीपल कंट्रीज हैं जिनको आप छोड़ दीजिए। भारत में आज डिजिटल न्याय की तरफ आप आगे बढ़ गए। 2020 के कोविड के बाद 3 साल में आज हर व्यक्ति VC से सुनवाई करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का युग शुरू हो गया। ये कहाँ, आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? जो सर्वोच्चतम न्याय हमें मिल रहा है, जिस तेजी से भारत की कोर्ट्स का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का सहयोग उसको प्राप्त हुआ है, ये निश्चित रूप से आज हमारे जो नए सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट नया बन रहा है, दिल्ली के नए कोर्ट्स बन रहे हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप अपने आप को, मैं ईश्वर को आप साक्षी रख के अगर आप देखेंगी, आज अपना मोबाइल लीजिए, किसी भी कोर्ट पे किसी भी वकील के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चेक कर लीजिए। मेरा मुकदमा कब लगा है, डेट क्या है, ऑर्डर कब मिला था, फाइलिंग हुई नहीं हुई, वकील साहब ने कोर्ट में क्या कहा क्या नहीं कहा, अपने घर में बैठ के सब कुछ देख लीजिए। इससे सरल, इससे सहज, इससे सुलभ न्याय क्या होगा जो आपके घर में नहीं, आपके बिल्कुल निकट बैठा हुआ, एक फ़ोन के ऊपर बैठा हुआ है। डेटा भी फ्री है, न्याय भी फ्री है, न्याय व्यवस्था भी फ्री है। न्याय व्यवस्था के, न्याय के कोर्ट में कोई फीस नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों खर्च हो जाते हैं। नहीं, खर्च हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये आपका, जब आप उस भ्रम में अगर आप जा रही हैं, देश के लाखों लोगों के, जिसमें करोड़ों लोगों की तो आमदनी भी लाखों नहीं है, और वो भी न्याय के प्रति, न्याय की व्यवस्था के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को बनाए हुए हैं और विश्वास लड़ने के बाद कार्य कर रहे हैं। आज आप बताइए, अगर आपका एक स्टूडियो है, स्टूडियो में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो सबको सैलरी दे रही हैं, फीस दे रही हैं, प्लस एक कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट। आज आप एक बड़े वकील को हायर कर रही हैं, जो अपने वकील जो 50 बड़े मुकदमे कर रहा है या 100 बड़े मुकदमे कर रहा है, वो आपके लिए रात दिन काम कर रहा है, आपके लिए उसकी पूरी रिसर्च टीम काम कर रही है, पूरी फाइलिंग काम कर रही है, उसकी एक कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग है। अगर वो किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में आप जाती हैं, किसी अधिवक्ता के पास जाती हैं, एक मुकदमा फाइल कराती हैं, वो कहता है साहब, आज भी हम नोएडा में, मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम जानता हूँ, वो कहते हैं साहब आपको तारीख लेनी है, आज की तारीख के 100 रुपये दे दीजिएगा या 500 रुपये दे दीजिएगा। कभी वकील ये नहीं कहता है कि हमें ठगने ही पे बैठे हैं वो आपसे, वो हमेशा जो न्यूनतम पैसे हैं आप नहीं लाए, अगली बार दे दीजिएगा। और आपको मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात बताता हूँ, या और किसी उच्च न्यायालय में क्लाइंट अपने घर से आता है, अधिवक्ताओं के घर पे आता है, चाय भी सुबह आता है, नहाने की व्यवस्था वकील साहब करते हैं, अपने स्कूटर पे अपनी कार में बिठा के कोर्ट भी ले जाते हैं, तारीख नहीं पड़ी, वो शाम को अपने आते हैं, ट्रेन में वापस चले जाते हैं। तो आपको लग रहा है 10 वकीलों से या 100 वकीलों से देश की न्याय व्यवस्था चल रही? नहीं, देश में लाखों वकील हैं जो निश्चित रूप से न्याय के प्रति समर्पित हैं और अपने क्लाइंट के प्रति समर्पित हैं। क्लाइंट का और वकील का रिश्ता एक परिवार में बड़ा अभिन्न रिश्ता होता है, बड़ा पारिवारिक रिश्ता होता है, और वो पारिवारिक रिश्ते निभाए जाते हैं। कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील हुआ हो, बहुत चैलेंजेस आए हो, कोई हाई प्रोफाइल केस? कोई हाई, ऐसा देखिए केसेस सारे हैं, अब उसमें कोई हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, विदाउट प्रोफाइल, विद प्रोफाइल, ऐसा कोई केस हाई नहीं है। प्रोफाइल केस में प्रेशर तो रहता होगा? बिल्कुल नहीं रहता, किसी केस में कोई प्रेशर नहीं रहता मैम। जब आप अपनी निष्पक्षता से काम करते हैं तो निश्चित रूप से जितने बड़े केसेस हैं, केसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैम उसकी तैयारी करना। तैयारी करने के लिए आपके पास सहज रूप से टाइम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, समय का अभाव होता है, कभी कभी हमें लगता है लास्ट मोमेंट तक कि जब आप तैयारी करते हैं कई सारी चीज़ें, ये भी एस्पेक्ट रह गया, ये आपको रात को भी ख्याल आते हैं कि ये एस्पेक्ट हमारे पास और होना चाहिए था, इसको हमें और तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता नहीं होता सामने वाला क्या डिफेंस लेके आएगा, क्या चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो सकती हैं, क्या चीज़ों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका वो पूरा जीवन है केस। हमने उसको फाइल के कुछ पन्नों पे लिखा है, 10 पन्नों पे, 20 पन्नों में आपकी शिकायत को लिखा है। कोई ऐसा सवाल आ गया न्यायमूर्ति जी की तरफ से जो आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो बुरा लगता है। तो आदमी के मन में होता है कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का मुझे मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकें केस के बारे में, उसके लिए समय चाहिए होता है। उसका कभी कभी अधिवक्ताओं के पास, बड़े अधिवक्ताओं के पास और काम करने वाले अधिवक्ताओं के पास, एडवोकेट्स के पास निश्चित रूप से समय की बहुत बड़ी शॉर्टेज होती है। सर आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं डिवोर्स केस बढ़ने के? आप ये बताइए, डिवोर्स केस लगातार बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ना शुरू हुए हैं? आजकल न्यूज़ में आना ज़्यादा शुरू हुए हैं। अभी न्यूज़ में आना है इसलिए ज़्यादा शुरू हुए हैं। इस चीज़ को आप सोचिए कि डिवोर्स जो केसेस हैं ये
लगातार बढ़े हैं और लगातार बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। जब तक व्यवस्था रहेगी तब तक डिवोर्स बढ़ेंगे, डिवोर्स कभी कम नहीं होंगे। तो आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे ये? बहुत बढ़ेंगे। ये डिवोर्स एक बड़ा आयाम है। उस आयाम में जहाँ पे जागरूकता बढ़ी है, आप कह रहे हैं डिवोर्स का एक रिलेशन समझिए। डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? हमारी आपकी बात नहीं बन रही है, डिवोर्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। घर में कोई कारण है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं डिवोर्स के। वायलेंस हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। परफेक्ट मैचिंग नहीं है, डिवोर्स हो रहे हैं। हम लोगों को एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि हम एक अच्छे पार्टनर के साथ नहीं हैं, या हम एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, या मेरी रिलेशनशिप अब काम नहीं कर रही है, या हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मल्टीपल चीज़ें आती हैं, क्योंकि डिवोर्स के जो ग्राउंड श्वेता जी हैं वो तो एक लिमिटेड ग्राउंड्स हैं कि ये 5-6 ग्राउंड्स हैं, उसमें से आप किसी पर डिवोर्स ले लीजिए। पर ये हम डिसाइड कब करते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है? ये हम डिसाइड कब करते हैं कि अब ये रिलेशनशिप ओवर हो गया? ये हमें कैसे डिसाइड होगा कि डिवोर्स लेने के बाद हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? क्या डिवोर्स ही बढ़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बढ़े हैं? वो भी बढ़े हैं। डिवोर्स लेने के बाद चाइल्ड कस्टडी नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। मेंटेनेंस नहीं बढ़ा है, मेंटेनेंस बढ़ा है। जब जब समाज जागरूकता की तरफ बढ़ता है, अपने अधिकारों को प्राप्ति की तरफ, उसके मन में एक भावना आ जाती है कि हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए। और अधिकार कब मिलेंगे आपको? जब आपको लगेगा कि हमारे पास अन्याय हो रहा है। वो डिवोर्स, हमने क्योंकि डिवोर्स शब्द आपने यूज़ किया, वो हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, वाइफ की तरफ से भी हो सकता है, परिवार के दबाव में भी हो सकता है। परिवार के दबाव में भी शादी होती है, परिवार के दबाव के विपरीत भी शादी होती है। परिवार के बाद जो कल बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके आज प्रेम संबंध थे, आज वो दुश्मन में कन्वर्ट हो गए, और जो कल दुश्मन थे वो दोस्ती में कन्वर्ट हो गए। ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने का कोई पैमाना नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत के अंदर डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केस बढ़ेंगे। डिवोर्स केस बढ़ने का मतलब है, इसमें हमें जो एक बात समझ में आती है कि पारिवारिक रूप से हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहज सरल स्वभाव का होना चाहिए, और चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है। मैरिज बड़ा रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है, गार्जियन का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है, क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप बड़ा क्रिटिकल रिलेशनशिप है, डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप बड़ा क्रिटिकल रिलेशनशिप है। क्योंकि अपनी बॉडी को एक डॉक्टर को दे देते हैं, मेरा हार्ट सर्जन करिए, मेरा ब्रेन की सर्जरी करिए, मेरी आइज़ की सर्जरी करिए, और वो उसको प्रोटेक्ट करके, केयर करके, आपको अच्छा करके बेचता है। पर मल्टीपल टाइम्स वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम में प्रोफेशन को ब्लेम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। गलतियाँ लाखों केस हो रहे हैं, एक तो जो कि गलतियाँ होती हैं, होंगी। इसी तरह करोड़ों मैरिजेस हो रही हैं भारत में। उन करोड़ों मैरिजेस में जो डिवोर्स का रेट है वो बढ़ रहा है, पर भारत दुनिया के सबसे कम डिवोर्स लेने वाली कंट्री में से एक कंट्री है। सर, आजकल हम देख रहे हैं तलाक लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि इस केस में जो कानून है वो वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा है, पुरुषों के पास कोई अधिकार नहीं है। मतलब आजकल ये दिखाया जा रहा है कि लड़कियां इसका मिसयूज़ कर रही हैं, इनके लिए बहुत कानून है, जबकि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? श्वेता जी, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा नारी प्रधान रहा है। भारत में लोग सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया गया। जो भी जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो शक्ति आदि शक्ति से लेके महिलाएं रही हैं। कीर्ति, लक्ष्मी, सिद्धि, सब शक्तियाँ हैं। तो भारत में जब आप बार बार पूछती हैं कि महिलाओं की तरफ ज़्यादा चीज़ झुकाव है, पुरुष की तरफ कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत में न्याय व्यवस्था में ना पुरुष और महिला नहीं है, भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ अन्याय हो रहा है, चाहे वो पुरुष के संग अन्याय हो रहा हो, चाहे वो महिला के संग अन्याय हो रहा हो, उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो करिए, आपको भी न्याय मिलेगा, उसको भी न्याय मिलेगा। पर आप कहें कि सिर्फ महिलाओं के प्रति वुमेन सेंट्रिक बहुत ज़्यादा लॉज हैं, ये सब एक परसेप्शन बेस्ड बातें हैं। जब आप परसेप्शन से बाहर निकलती हैं, रियलिटी में आती हैं, तो रियलिटी में पुरुषों को भी उतने ही अधिकार हैं, उतने ही न्याय मिल रहा है, उतना ही सम्मान मिल रहा है, उतना ही केस में डिसीजंस उनके फेवर में आ रहे हैं। आज आप कह रही हैं कि भाई महिलाओं को वो अगर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती हैं तो फर्जी मुकदमे दर्ज कराती हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, पुरुष को सम्मान मिलता है, पुरुष मुकदमा जीतता है। कल पुरुष अगर गलत मुकदमा दर्ज कराता है तो महिला के अगेंस्ट दर्ज कराता है तो पुरुष के ऊपर कार्रवाई होती है। आप इस बात को सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड क्यों आप काम करें। और तीसरी बात, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं, किसी भी न्यायालय में जाती हैं, तो न्यायालय में ये परसेप्शन काम नहीं करते। न्यायालय में क्या काम करता है? कागज। आपके कागज किसके पक्ष में? कागज अगर मेरे पक्ष में, कागज अगर आपके पक्ष में है तो कागजों के ऊपर काम करेगा। और कागज ही हमारे पास नहीं है तो आप कोर्ट में क्या कहेंगे जाके। और जो उसके बाद जो उसको न्यायाधीश के रूप में जहाँ विराजमान है, जो वो देख रहे हैं, कागजों को पढ़ रहे हैं, कागज आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
प्रणाली आपको सपोर्ट कर रही है, न्याय आपको सपोर्ट कर रहा है, संहिता आपको सपोर्ट कर रही है, संहिता मतलब एक्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, जो देश के जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो निर्णय और न्याय आपको मिलेगा। सर शादी होते ही अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो पुरुषों को निभानी ही होंगी, वरना उस आधार पर डिवोर्स हो सकता है? मतलब पुरुषों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू लॉ, और ऐसे सेम फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके आधार पर वो उसे फॉलो ही करना देखिए, है? सरल भाषा में इसको कहें तो एक बहुत सरल पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिला को हमेशा खुश रखे। अगर वो महिला को खुश नहीं रखता तो निश्चित रूप से उसको परेशानियों का आगमन शुरू हो जाएगा। एक सरल भाषा में आप कहें। कठिन भाषा में आप कहें, जब आप मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में जाते हैं तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एक बहुत क्रूशियल रिलेशनशिप नहीं, बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। उसमें एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की जो अपना घर छोड़ के आपके घर आती है, उसकी एक अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाओं में क्या होता है, 15-20 एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आप देखें। उसको घर में सम्मान मिलेगा, घर में उसको दोनों टाइम खाना मिलेगा, घर में उसको अपने नौकरी की आज़ादी मिलेगी, उसको अपने जीवन में अपने बच्चे परिवार को कब आगे बढ़ाना है इसका निर्णय लेने की आज़ादी मिलेगी, घर में उसके विचारों को सम्मान मिलेगा, उसके माँ पिता परिवार को सम्मान मिलेगा, उसको आने वाले समय में और भावनात्मक रूप से आपके प्रति जुड़ाव बढ़े। ये जिम्मेदारी पुरुष की उस परिवार की है, निश्चित रूप से उस महिला की भी है जो उस परिवार में आ रही है, वो स्वीकार करती है। पर अगर आपको शुरू में जो आपके पास आता है आपको उसको अडॉप्ट करना है, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डे 1 से आए और अरे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, तुम दहेज कम लेके आई थी, तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे बच्चे से मैच नहीं करती है। अगर तुमने कटाक्ष किए तो वो लड़की मेंटल हैरेसमेंट है। मेंटल हैरेसमेंट है। दूसरा, तुम आई, तुम कितना कमाती हो, मैं कितना कमाता हूँ, तुम तो 5 लाख रुपए महीने कमाती हो, मैं 7 लाख रुपए कमाता हूँ, या मैं 7 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाती हो, 10 लाख कैसे कमा लेती हो। तुम्हारा कैरेक्टर असेसमेंट उसी दिन असेसिनेशन शुरू हो गया, असेसमेंट करना शुरू हो गया। क्या हो गया कि भाई तुम तो अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम्हारे चीज़ें अच्छी नहीं है, तुम आगे जल्दी। अगर महिला आगे बढ़ती है तो आक्षेप लग जाते हैं। पुरुष आगे बढ़ता है तो एक सामान्य प्रक्रिया का पार्ट है, मेहनत से आगे बढ़ रहा है। महिला आगे बढ़ रही है तो फिर कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को शुरू हो जाती हैं। उन परेशानियों से बचना जीवन में हमें अपनी मानसिकता को बड़ा करना होगा। हमें समझना होगा कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं का भी वही दर्जा है जो पुरुष का है। महिलाओं भी वही सम्मान को उनकी प्राप्ति होनी चाहिए। एक बेटी जब आपके परिवार में आती है तो अपनी बेटी और बहू में भेद नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी को भी वही दर्जा, वही सम्मान, वही अपनापन, वही प्यार मिलना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि हमें अपने जीवन में खुद पाना है। सर आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पे डिवोर्स केस होते हैं? हमारे परिवार में सिर्फ इस टाइम जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो आ रही है भावनात्मक जुड़ाव की, इमोशनल अटैचमेंट जो ख़त्म हो रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो रिस्पेक्ट हमें अपने परिवार में चाहिए होता है, निश्चित रूप से हस्बैंड को या वाइफ को, वो मिलना एक समय के बाद कभी कभी कम हो जाता है। तीसरा, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी वो निश्चित रूप से बढ़ी है। जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है हमारे आप किसी के परिवार के बीच में, तो निश्चित रूप से वो एक राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ और मैनेजमेंट लेके आती है। वो मैनेजमेंट का जब अभाव होता है तो आप क्या करते हैं, भाई अभाव है, मेरे फाइनेंस है, मैं मैनेज करूंगा, आपके फाइनेंस आप मैनेज करोगे। आपके फाइनेंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं मैरिजेस में देख रहा हूँ उसमें फाइनेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, लड़का। तो अच्छा तुमने क्या किया, तुमने शादी के बाद शादी कर ली, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो एक काम करो, वो 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, जिससे हम मकान खरीद लेते हैं, हम गाड़ी खरीद लेते हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर। भाई तुम्हारे पास 30 साल में शादी तुमने की है, मैंने अपने 3-4 साल 5 साल में पैसे जोड़े हैं, शादी के 6 महीने में तुम इतना स्ट्रांग हो गए, तुम्हारा सारा फाइनेंस मेरा हो गया। तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहले अपना कैरियर, अपना स्टेटस, अपनी सोसाइटी, अपना परिवार सब देखना है। मेरा वही सवाल था कि अगर सर कोई डिवोर्स केस होता है और अगर कोई घर है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, या फिर उस जॉइंट प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा है तो उसकी लायबिलिटी किसके पास होगी, वाइफ के पास या हस्बैंड के पास? श्वेता जी, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा इसके लिए परेशान किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पुरुषों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जब से लड़कियां कमाने लगी हैं पैसे, अच्छी सैलरी कमाने लगी हैं, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जो मैं कमा रहा हूँ वो तो मेरा है ही, और जो वो कमा रही है वो भी मेरा है। जब वो जो कमा रही है अगर वो जब मेरा हो जाता है उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है, आपकी प्राइवेट जॉब आज है, कल मालिक कह देगा आपको जाना है तो आपके पास अगली जॉब इसके पैरेलल होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, नहीं पता। वो फाइनेंस जो हमने अपने जीवन में पर मंथ सेविंग करके जोड़े हैं वो हमने आपको अपने ट्रस्ट पे दे दिए और आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे।
एलिमनी की डिमांड होती है, मेंटेनेंस की डिमांड होती है, वो किस आधार पे होती है? इसमें भी दोनों चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है जब डिमांड्स होती हैं, डिमांड करने के लिए आप मेरे घर में आई, आपको पता है इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, मैं आपको एक हैवी अमाउंट आप उससे क्लेम करती हैं। पर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छे होने का मतलब ये नहीं है आपका इनकम टैक्स स्टेटस भी अच्छा है। उस समय आप किस बेसिस पे डिसाइड होती है? एलिमनी देखिए बहुत साफ है, सरल है, एक बहुत स्टैंडर्ड उसका लॉ है, स्टैंडर्ड उसका एफिडेविट है जो फाइल होता है। पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका और हमारा जो सोशल स्टेटस है वो सोशल स्टेटस साथ आ सके। साथ आने का मतलब 1 लाख रुपए आप कमाती हैं, मैं भी 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें 1 लाख रुपए कमाता हूँ, महिला 2 लाख रुपए कमाती है, मेंटेनेंस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पति 1 लाख रुपए कमाता है, पत्नी 10,000 रुपए कमाती है, वहाँ उसको मेंटेनेंस मिलेगा? किस आधार पर मिलेगा? समाज स्टेटस, दोनों लोग एक सामान्य जीवन नहीं, समानता के साथ, सम्मान के साथ जीवन को जी सके। वहाँ डिसीजन के जो बेस्ड पैरामीटर्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं है, बड़े स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं कि हम दोनों जो लाइफ आप लीड कर रहे हो वही लाइफ हम लीड करें। डिवोर्स के बाद भी अगर हम वो लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कोर्ट उसको वो हर्जा के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में, कंपनसेशन के रूप में वो अमाउंट हमें प्रोवाइड कराती है। अब उस अमाउंट को हम लाएंगे कैसे? लाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हमें आपका फ़ोन क्या है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका मकान कौन सा है, आपके शर्ट्स कौन सी हैं, आपके कपड़े कौन से हैं, आपके परफ्यूम कौन से हैं, आपकी फॉरेन ट्रेवल्स कौन से हैं, आपके एक्सपेंसेस कौन से, दिस द पार्ट वट एवर आई एम सेइंग दैट इज द पार्ट ऑफ दैट एफिडेविट। वो एफिडेविट आपको बताएगा कि ये चीज़ें मेरा हस्बैंड यूज़ करता है तो मुझे भी ये यूज़ करने का अधिकार है। पर उस टाइम आप जब बताते हो तो कहते हो भाई हस्बैंड तो यूज़ करता है, इसमें कुछ भी उसके पास नहीं है, कुछ भी उसके पास था ही नहीं। ITR उसका 5 लाख रुपए साल का है, खर्चे 10 लाख रुपए साल के। तो ITR को जनरेट करना, क्योंकि क्या दिक्कत है, कई सारे पैसे जो हैं वो घर में कैश में आते हैं, और जब कैश में पैसे आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको दिखा नहीं सकते, खर्चे हो गए, हिसाब किताब नहीं है, लाइफ अच्छी है, पैसे हैं नहीं। अब आप लास्ट में कहते हो कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम ले लो। अब वाइफ क्या करे? वो कहे नहीं पैसे तो उनके पास हैं बट वो पैसे हम दिखा नहीं सकते, तो वाइफ को वहाँ प्रॉब्लम होती है मेंटेनेंस के लिए। इसलिए कोशिश जो इस सरकार का नया बड़ा रहा है, उस सरकार ने हमें इकोनॉमी की तरफ, अधिकतर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जो हमें भेजा है, इससे हमारे पास कई डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, डिजिटल कंपनसेशंस होते हैं, डिजिटल ट्रैवल्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कई चीज़ों में हर जगह पैन कार्ड लगता है, महंगा फ़ोन, महंगा टीवी, महंगी गाड़ी, महंगी जर्नी, महंगी ज्वेलरी खरीदने में। तो उससे वुमेंस के राइट्स को, वुमेंस के प्रोटेक्शंस को बहुत राहत मिली है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा श्वेता जी, जो मेरे मन में, जब मैं कई पेरेंट्स से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी बेटी की शादी हुई, अब तलाक पे बात आ गई, तो ऐसा क्या है तलाक के बाद, मुझे पेपर ला दीजिए। कह रहे वाजपेयी जी वो तो मैंने कैश निकाल के उनको पैसे दे दिए थे और उन्होंने कैश में मुझसे पैसे ले लिए शादी के लिए, ज्वेलरी के लिए, अब पेपर्स तो हमारे पास है नहीं। तो हमने कहा तुम कैसे कहोगे तुम उनके पास पैसे लेके आए? तो रिश्ता चाहे अच्छा हो, रिश्ता चाहे ख़राब हो, अगर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट भारत में लागू है, उस एक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हमने आपको क्या दिया और आपने हमसे क्या लिया, एक लिस्ट होती है, उसमें साइन होते हैं। आप उस लिस्ट को ना बनाएं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, बनाएंगे आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी बात, जब भी कुछ दें, कुछ भी लें, तो हमेशा उसकी लिस्ट, उसको कोशिश करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिल्कुल साफ लिखा है, आप जाइए, पेमेंट करिए, अपना बिल लीजिए, पक्का बिल लीजिए, अपने रिकॉर्ड में रखिए। कल आपका डिस्प्यूट होगा तो आप बताएंगे मैंने साड़ी, ज्वेलरी, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, बेड, फ्लैट, कार, सब कुछ लेके दिया था, ये सारे मेरे बिल्स हैं, ये मेरे सारे एक्सपेंडिचर्स, ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स हैं। डिसीजंस हो जाएंगे ईजिली। आज क्या होता है, तुम डिमांड्स ज़्यादा लिखा देते हो, कंप्लेंट्स ज़्यादा लिखा देते हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लड़की के राइट्स भी क्लेम करते हो, जबकि ऐसा होता नहीं। लड़की फर्जी केसेस दाखिल करती है, उसको पता होता है मेरे पति का स्टेटस नहीं है, उसकी भाभी बहुत अच्छी थी, माँ बहुत अच्छी थी, पर तुम सबको फंसा देते हो। तो आदमी के मन में तकलीफ होती है कि मैंने इसको अपनी बेटी की तरह पाला, परिवार में मेरा कोई दोष नहीं था, तुम क्यों हमें इतना परेशान कर रही हो? तो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ रिवेंज ले रहे हो। तो लॉ उसको परमिट नहीं करता है, लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता है, और अब लॉ का वहाँ मिसयूज़ होता है। जहाँ मिसयूज़ मत करिए। अगर आप लॉ का यूज़ करेंगी, कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट से न्याय मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप खुद की गलतियों के लिए वकीलों को दोषी ठहराएंगी, पुलिस को दोषी ठहराएंगी, कोर्ट को दोषी ठहराएंगी, व्यवस्था को दोषी ठहराएंगी, तो आपकी गलती है। एक सामान्य बात है, सामान्य बात क्या है, अपने बिल्स लीजिए, अपनी व्यवस्था को अच्छा रखिए, अपने घर में कोई परेशानी आ रही है उसको बात करिए। क्या शादी से पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है लीगली? शादी के पहले अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं तो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है आपके पास, वो लीगल है एग्रीमेंट वो होना? नहीं, शादी के पहले आप हर चीज़ डिवाइड कर रही हैं। देखिए, कोई भी दो पार्टीज जो बालिग हैं, मतलब बालिग हैं, एडल्ट हैं,
राइट। हम कोई भी चीज़ जो लीगली है कि हमारे तुम्हारे एक्सपेंसेस ये रहेंगे, हमारे तुम्हारे परिवार में एक्सपेंडिचर्स ये रहेंगे, हमारा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, अगर हमारा तुम्हारा डिस्प्यूट, तुम ये सामान लाओगे, ये सामान हम लाएंगे, ये सामान तुम्हारे बीच में डिसाइड होगा, हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहाँ से डिसाइड करते हो, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तो आप बताते हो मैंने तो इतना खर्चा किया, तुमने कोई खर्चा नहीं किया, मैं तो सब मेंटेन कर रहा हूँ, तुम कुछ भी मेंटेन नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम कहाँ से पाल रहे हो? तुम मेरे पास क्यों थे 11 साल, 15 साल से, 25 साल से, 20 साल से क्यों थे? 5 साल से क्यों थे? 2 महीने से क्यों थे? लेकिन ये तो सर लिव इन की बात हो गई। वह शादी से पहले कोई एग्रीमेंट करना चाहे, शादी के पहले कोई एग्रीमेंट, शादी के साथ कोई- एग्रीमेंट होता है, वो डावरी प्रोविजन एक्ट में लिखा है, जो लिस्ट आपने दी हुई है वो आजकल लिस्ट प्री नप्शियल एग्रीमेंट की बात भी बहुत होती है। देखिए, क्या अगर वो- आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का एक अलग प्रावधान है। अगर आप मुस्लिम में बात करते हैं तो मुस्लिम में ऑलरेडी पहले डिसाइड हो जाता है कि हम लोग क्या देंगे, क्या लेंगे और क्या हमें डिवोर्स के टाइम पे मिलेगा। जब वो डिसाइड हो जाता है महर के रूप में, तो वो महर उस टाइम आपको मिल जाती है, मैरिज डिसाइड हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स आ रहे हैं तो वो डे 1 से ही डिसाइड करके चलते हैं कि हमारे आपके जो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखिए दुनिया के जो बड़े डिवोर्स होते हैं, बॉलीवुड के जो बड़े डिवोर्स होते हैं, उसमें कुछ जीरो कंट्रोवर्सी है, सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ फाइनेंसेस सेटल्ड है, उसमें डिस्प्यूट है ही नहीं। डिस्प्यूट कहाँ होता है? जहाँ पे आपके फॉल्स एलिगेशंस आते हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आती हैं, फॉल्स कमिटमेंट्स आते हैं, फॉल्स प्रॉब्लम्स आती हैं और आपके मन में आता है भाई हमने आपको कोई गिफ्ट दिया, अब आपका नहीं गिफ्ट मेरे वापस करो। तो भाई गिफ्ट वापस होता है, बिल में जो सामान दिया जाता है, मतलब वसीयत में जो सामान वापस होगा वो। तो आप भी कहोगे भाई मेरा जो 10 साल में, हमने 25 साल में, हमने 2 साल में जो प्यार दिया वो वापस करो। प्यार कहाँ से वापस करोगे? वो खाना जो हम रोज तुम्हारे लिए बनाते थे वो वापस करो। सर क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल है? देखिए, कोई भी चीज़ जो लीगल नहीं है उसको आप लीगल कैसे कह सकती हैं? पर क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू से लेके आज तक नहीं था, या केवल आज ही शुरू हो रहे हैं इस देश में? इस देश में, दुनिया में, क्या दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन नहीं था? दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन, जब से दुनिया एग्जिस्ट कर रही तब से प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, स्वरूप अलग अलग थे। आज आप क्या कहना चाहती हैं? आज आप कह रही हैं कि नहीं, कि क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ये लीगल है वैसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। शादी में आप वैवाहिक जीवन में हैं और आपका संबंध किसी और से भी है, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हर चीज़ को विधि बना के रोकना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि मेरे जीवन में 2 संबंध हो, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी के 2 संबंध हो। पर अगर संबंध हैं और संबंध दोनों निभ रहे हैं या संबंध नहीं निभ रहे हैं, तो आपको इस बात को जरूर देखना पड़ेगा दोनों पक्ष में कि ये संबंध क्यों बनाए गए। वो पारिवारिक जरूरतें थी, भावनात्मक डिटैचमेंट था, क्योंकि आप देख रहे हो आपको घर में सेटिस्फेक्शन नहीं, आप बाहर जा रहे हो, आपको बाहर सेटिस्फेक्शन नहीं, आप घर में आ रहे हो। ठीक है, पर निभाने का तरीका क्या है? सामंजस्य। तोड़ने का तरीका क्या है? उस पर लड़ाई करके, फाइट करके उसको तोड़ देना। ठीक है, रिलेशनशिप, प्यार, मैंने आपको इसको, क्योंकि बहुत पीछे हमारी जब बात हुई तो हमने आपसे यही कहा कि सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल हो रही है, थर्ड मैरिज भी सक्सेसफुल हो रही है। एक्ट्रेस का नाम नहीं लेंगे, कई एक्ट्रेसेस के नाम है, थर्ड मैरिज भी सक्सेसफुल हो रही है। और बॉलीवुड की कई चर्चित अभिनेत्रियां शादी उससे करती हैं जिसकी एक मैरिज टूट चुकी होती है। एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो आप कह रही हैं वो इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं। एक ही बात है, इमोशन को हैंडल करना और सेटल्ड होना, क्योंकि सेटल्ड बच्चे के हाथ में अपना जीवन दे देना और जीवन को बर्बाद कर देना, और एक अच्छे आदमी के हाथ में जीवन देकर जीवन, और सक्सेसफुल मैरिजेस हैं। ये नहीं कि हम उस रिश्ते को 2 साल 3 साल में बात कर रहे हैं टूट गए, वो रिश्ते आज लंबे समय चले, उनका परिवार भी है और परिवार एस्टेब्लिश भी है, जिसमें एज डिफरेंस भी बहुत है। और मैं उन महिलाओं को, क्योंकि रोज पेपर पढ़ता हूँ, मैं बड़ी चर्चित महिलाओं में से, एज डिफरेंस का कोई बैरियर नहीं है। आज दुनिया की जो सफलतम मैरिज में प्रियंका चोपड़ा की शादी देखी है, 10 साल का एज गैप है, और बहुत, मतलब जिस लेवल से उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो इम्प्रूव बहुत अच्छा है। सचिन तेंदुलकर की मैरिज देखिए आप, एज गैप है और इतना परफेक्ट रिश्ता है। अमिताभ बच्चन की मैरिज देखिए आप, कितना परफेक्ट रिश्ता, बॉलीवुड में रहने के बाद जीरो कंट्रोवर्सी में पूरा रिश्ता बहुत प्यार से निभाते हैं। इसी तरह देश के जो इस तरफ के सिस्टम में आप आते हैं, पॉलिटिशियंस में देखिए, सेकंड मैरिजेस में बहुत ही सक्सेसफुल हो गई और बहुत सक्सेसफुल है। पर मैरिज को सेकंड टाइम प्यार नहीं हो सकता, एज के बाद प्यार नहीं हो सकता, एक रिश्ते के बाद दूसरा रिश्ता नहीं आ सकता, दूसरे के बाद तीसरा नहीं आ सकता, सब कुछ आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता है। ये आपके सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है। सेल्फ कंट्रोल है, परिवार अच्छा है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है।
परिवार अच्छा नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो 10 रिश्ते हैं तो 10 टूट जाएंगे, और जिसके चलना है उसका एक भी चलेगा। इस सब चीज़ के लिए कानून को आप कहेंगे, नैतिकता को आप कहेंगे, धर्म को आप कहेंगे, न्याय को आप कहेंगे, तो उसको बीच में मत डालिए। जब आप मोरल चीज़ों की बात करते हैं तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। एक पत्नी भी होनी चाहिए, एक परिवार भी होना चाहिए, एक प्रोफेशन भी होना चाहिए, अपराध भी नहीं होना चाहिए, घूस भी लेनी चाहिए, सारे आप बातें करना शुरू कर देती हैं। और जब वो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो तुम सब गलत काम करोगे। तो दोहरा न्याय, दोहरे मापदंड क्यों हो जाते हैं? जब तुम्हें दामाद चाहिए तो तुम सब कुछ दे दोगे, जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो पूरे परिवार को फंसा दोगी। क्यों? तो कहो भाई दामाद ने कुछ नहीं लिया था, उसके पापा मम्मी बहुत अच्छे, उसको छोड़िए। तो आपको जो फंसाने की प्रवृत्ति है, ये गलत, ये चीज कहां से आ रही है? ये कानून कह रहा है आपसे, ये लॉयर्स कह रहे हैं आपसे, ये नेगेटिविटी आपके पास कहां से आई है? रिवेंज लेने की प्रवृत्ति कहां से बढ़ रही है? रिवेंज मत लीजिए, परिवार को चलाइए और परिवार को समझिए। सर, शादी से पहले एक बहुत कॉमन सी लाइन होती है कि शादी के बाद बेटा जहाँ पढ़ना है पढ़ना, जहाँ जो जॉब करनी है जॉब करना। लेकिन शादी के बाद कई सिनेरियो बदल जाते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको जॉब नहीं करनी है, आपको एजुकेशन जो कर लिया पढ़ लिया बस काफ़ी है। तो क्या ये मेंटल हैरेसमेंट है? श्वेता जी, जो बात मन को बुरी लगे सब मेंटल हैरेसमेंट है। मेरा एक मित्र है, उसने हमसे एक बार हमने पूछा, हमने कहा ये इंडियन पिनल कोड क्या होता है? तो बड़ी लंबी चौड़ी धाराएं हैं, अब तो बदल गया है वो। कहते यार धाराओं में आज बड़ी सरल बात बताता हूँ कि अपराध क्या होता है। तो उसने कहा जो चीज़ तुम्हारे हृदय को गलत लगे, कोई सामान आया तुम्हारी बिना मर्जी के ले गया, कोई तुम्हारे घर में घुस गया तो ट्रेसपास हो गया, बिना मर्जी के घुस गया तो ट्रेसपास हो गया, कोई सामान बिना मर्जी के ले गया तो चोरी हो गई, किसी औरत को बिना मर्जी के छू लिया तो उसमें रेप हो गया, टच हो गया, मल्टीपल अलग एलिगेशंस हो गए, बिना मर्जी के रिलेशनशिप बना लिया आपने तो आप रेप हो गया। तो जो चीज़ बिना मर्जी की हो गई, कब? जब उसकी भावना अच्छी थी। इसे कहते हैं मेंस रिया और एक्टस रिया। आपकी भावना अच्छी है अगर, तो कोई काम गलत भावना से भी किया, अच्छी भावना से किया गया गलत काम भी अच्छा हो जाएगा। भाई आपको भूख लगी थी, आपने ब्रेड ली, रोटी की, चोरी कर ली और खा लिया, तो अपराध तो हो गया। चोरी तो तुमने की, भावना अच्छी थी। और तुम्हारी भावना खराब थी कि तुमसे पैसे लूट के मैं बड़े आदमी बनना है, तो इसका मतलब आपकी भावना खराब थी तो अपराध हो गया। तो आपको मानसिक रूप से मैं आपसे बहुत रिश्तों की गहनता से, बहुत बारीकता से और बहुत समर्पण के साथ एक बात कह रहा हूँ, हर उस रिश्ते में जहाँ पे अब कटुता बढ़ रही है, हमारे बीच में दूर रहने की भावनाएं बढ़ रही हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, हम एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या समझेंगे? रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं आ गया, टूट चुका है। अब इसको रिपेयर करो जितना रिपेयर कर सकते हो। अगर रिपेयर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करोगे? तो निश्चित रूप से मेंटल ट्रॉमा होगा, मेंटल डिसबैलेंस होंगे, मेंटल क्रूलिटी होगी। सर, आजकल मैरिटल रेप को लेकर ये बहुत बातें हो रही हैं और कोई कानून में कोई कुछ साफ भी नहीं है इसको लेकर। श्वेता जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। उस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, और पेंडिंग होने के बाद जो इस दिशा में बहुत ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु जो परिवार की सबसे छोटी इकाई है, वो परिवार दुनिया की सबसे छोटी इकाइयों में से एक इकाई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और सारे कंट्रोल्स उनके पास हैं। इमोशनल डिसबैलेंस को अगर हम आज मैट्रिमोनियल रेप में कन्वर्ट कर देंगे, भावनात्मक रूप से जो चीज़ें बन सकती थी वो टूटने की तरफ चली जाएंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत गुस्से में होते हैं, गुस्से में लिए गए कदम कभी सही कदम नहीं माने जाते। हमेशा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, गलती हुई, परिवार है, क्योंकि ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। रिश्ता शादी के बाद से लेके आपकी मृत्यु तक का रिश्ता है। वो रिश्ता 100 साल का रिश्ता है या 30 साल का या 20 साल का है। उस रिश्ते के बंधनों को, सिर्फ पूरी मैरिज को आप सिर्फ एक ग्राउंड पे कवर करें नहीं, उसमें हजारों ग्राउंड और भी होते हैं। और इस रिश्ते को सिर्फ आप ये कहें कि मैट्रिमोनियल रेप, ये जो बहुत इमेज के ऊपर चीज़ें आई हैं, इमेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है, पारिवारिक कॉन्सेप्ट है, इन कुछ कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको इमीडिएट लागू करने की दिशा में चलते हैं तो निश्चित रूप से परिवारों के विघटन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सर, क्या हस्बैंड का फ़ोन चेक करना भी क्राइम है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक करना क्राइम है? बिल्कुल नहीं। आपको सच बात बताएं अगर आपको, श्वेता जी, हस्बैंड का फोन, हस्बैंड का फोन और हस्बैंड का लैपटॉप रोज चेक करते रहिए, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। राइट ऑफ प्राइवेसी क्या है सर? फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं, निजता का अधिकार, हाँ। क्या उसमें ये चीज़ नहीं आती? आपने मुझे पूछा, हस्बैंड का फोन चेक करना चाहिए, जरूर चेक करना चाहिए, और पत्नी को पासवर्ड बताने चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और पहली बात अभी बताइए, मेरे पासवर्ड नहीं तुम पत्नी को दे सकते हो तो फिर किस काम के पति हो? कम से कम पासवर्ड तो दो। तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। और मेरे ख्याल से
इतनी निजता भी अच्छी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल है, इतनी निजता अच्छी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी से भी अपनी चीज़ें छुपाने लगूं। निश्चित रूप से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम नहीं करते, आप रॉ में काम नहीं करते, आप NTRO में काम नहीं करते, आप इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ काम नहीं करते। छोटी मोटी चीज़ें हैं, वाइफ से पूछेगी शाम को गर्लफ्रेंड से बात हुई थी, शाम को मजाक में कोई बात पूछते हैं, किसी से कोई चीज़ हुई थी, तो छोटी चीज़ों को छुपाना ये तो प्यार की मधुरता है जो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल इस निजता का कोई उल्लंघन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं लड़के के भी और लड़की के भी? देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। पारिवारिक जीवन के जो राइट्स होते हैं वो ये है कि आपके संबंध में लड़के के, लड़की के नहीं, देश के हर व्यक्ति के संबंध हैं, और वो हर महिला के। लोगों के 70 साल में भी तलाक हो रहे हैं, लोगों के 21 साल में भी तलाक हो रहे हैं, लोगों के जो बच्चे हैं आज के समय में 10 में के बच्चा भी प्यार करने लगता है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, वहाँ भी इमोशनल प्रेशर लोगों के पास आ रहा है। मेरा इसमें कहना बहुत साफ है कि निश्चित रूप से इस समाज को, जो भारतीय समाज है वो दुनिया का आदर्श समाज है। भारतीय लोग दुनिया के आदर्श लोग हैं। भारतीय जो पारिवारिक जीवन है वो दुनिया का सबसे अमूल्य और आध्यात्मिक जीवनों में ये रिश्ता एक बहुत, मैं शब्दों का भी, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं जाना चाहता जो शब्द मुझे कहने थे, पर मैं निश्चित रूप से ये जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जो आध्यात्मिक रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, इसका जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो है आध्यात्म के प्रति हमें आगे बढ़ना, आध्यात्म को स्वीकार करना। इस रिश्ते को बचाने के सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। रिश्ते नहीं चल रहे हैं तो भी जीवन को आध्यात्म के पथ पे अग्रसर करना चाहिए। उसके लिए हमें फाइनेंस, अपने जीवन को अहम अहंकार से मुक्त रखना चाहिए। अपने जीवन में जिस श्रेणी में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो आप पारिवारिक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप किसी गाँव में रहती हैं, चाहे दुनिया के सबसे छोटे वाली महिला है, उसको भी सम्मान चाहिए। और परिवार में प्यार को रखिए, बच्चों से प्यार को रखिए। मैं अपने घर में जब देखता हूँ, परिवार में आसपास देखता हूँ, कई लोगों के सफल जीवन देखता हूँ, और सफलता के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा है। कोई बातें हमें चुभती हैं तो हम सुन लेते हैं, कभी कुछ बातें उन्हें चुभती हैं तो वो सुन लेते हैं, और आगे मुस्कुरा लेते हैं। तो मुस्कुराने की कला सिर्फ मनुष्य को दी गई है और किसी को नहीं दी गई है। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट में आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। थैंक यू श्वेता जी, धन्यवाद, नमस्कार।